Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your English teacher and today we are going to start our exercise of chapter number 1, When I Hear the Learned Astronomer. As in our previous lecture, we have read the poem and along with we have understand it. Okay, हमने पढ़ा भी था और हमने समझा भी था ना. आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा. बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, थैंक यू सो मच. अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. लेट्स सी कि एक्सरसाइज हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं सीखने के हिसाब से. थोड़ा मैं आपको बता दूं कि वो लेसन किस बारे में था. कि एक एस्ट्रोनॉमर था जो कि तारों के बारे में, सितार के बारे में बहुत जो है वो बता रहा था कॉलम्स एंड फिगर्स एंड प्रूफ्स के ज़रिए. और वहाँ पे एक बैठा हुआ था, एक लाइक ए बॉय समझ लें, वो वहाँ पे बैठा हुआ था. वो उन तमाम चीज़ों को बहुत देखकर सिक हो गया था. फिर वो बाहर गया, वो ब्यूटी को एंजॉय करने लगा. एंड देन ही फेल्ट के नेचर ऑफ ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन फिगर से, इन चार्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसको एक्सपीरियंस करना एक अलग ही बात है. तो दैट वाज द पोएम ऑल अबाउट. ओके, अब उसके बाद फिर है एक्सरसाइज पेज नंबर 3 पे, अंडरस्टैंडिंग द पोएम. पोएम को अंडरस्टैंड करना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखें. इन आंसर्स को हम सिर्फ आज समझेंगे क्वेश्चंस को, और आंसर फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूँगी. हम एक्सरसाइज देख लेते हैं कि इस बुक में कौन कौन से एक्सरसाइज आए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम, पोएम के आधे हिस्से में वेयर इज़ द पोइट. पोइट कहाँ पे है. अब जो पोइट है हमारा वॉल्ट विटमैन, उसने ये पोएम लिखी है. तो वो फर्स्ट हाफ में कहाँ पे था, क्योंकि आपने अगर पोएम वो पढ़ी, समझी और देखी तो फर्स्ट हाफ में तो वो लेक्चर रूम में था, बट देन फिर वो बाहर निकल गया था. सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया. तो फर्स्ट हाफ में वो पोइट कहाँ पे था, दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन. Question number 2 is, who is he with and what is he doing. वो किसके साथ था और क्या कर रहा था. That is the question. अभी आप जाहिर सी बात है वो कहाँ पे था ये भी बयान किया गया है. Who is he with, वो किसके साथ था. I don't think कि उन्होंने को mention किया है particular person whom he was with, but we can understood that he was with himself. Okay, वो अपने साथ ही था. Okay. Which words or phrases show that astronomer is respected by the poet and the audience. कौन से वो अल्फाज इस्तेमाल हुए जिससे हमें ये लग रहा था कि पोइट ने ऑडियंस के हिसाब से एस्ट्रोनॉमर को बहुत रिस्पेक्ट शो किया, कि वो एक अच्छा माहिर था और इसके लिए ऑडियंस उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी. सो एज देयर इज़ अ लाइन रिटन इन द पोएम, 4th लाइन, जिसपे उन्होंने ये शो किया था कि वो लेक्चर के दौरान जो था वो लेक्चर रूम में बहुत लोग तालियां बजा रहे थे उनके लिए. सो दैट वाज एप्रिसिएशन, राइट. फिर उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड डज द एस्ट्रोनॉमर यूज़. एस्ट्रोनॉमर ने कौन से साइंटिफिक टूल एंड मेथड यूज़ किए थे. जैसे कि लाइन नंबर 2 and 3 में उन्होंने बताया है कि फिगर्स, कॉलम्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, एड एंड डिवाइड, एंड दीज वर द मेजरमेंट्स एंड द टूल्स दे हैव मेंशन्ड इन द पोएम. ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज़ द पोइट. सेकेंड हाफ पोएम में, पोएम के फिर सेकेंड हाफ में पोइट कहाँ पे है. ओके, वेयर इज़ द पोइट, पोइट कहाँ पे है. सो एज यू नो, आपने पढ़ा था फर्स्ट हाफ में तो वहाँ पे था, फिर सेकेंड हाफ में वो बोर होने लगा, देन फिर ही वेंट आउट, वो फिर बाहर चला गया, ही वेंडर्ड ऑफ बाय, ऐसा कुछ लिखा हुआ था. ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन है, हु इज़ ही विथ एंड व्हाट इज़ ही डूइंग. अब ये आपको इस ही के हिसाब से पूछ रहे हैं कि सेकेंड हाफ में फिर वो किसके साथ था और क्या कर रहा था. एज यू नो कि वो अकेला ही था, पूरे ही पोएम में वो अकेला ही था, किसी के साथ नहीं था. वो क्या कर रहा था, वो नेचर ऑफ ब्यूटी के मज़े ले रहा था. ओके, फिर उसके बाद, व्हाट वर्ड्स एंड इमेजेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम आर अ कॉन्ट्रास्ट टू द परफेक्ट साइलेंस इन द फाइनल लाइन. कि अब आपको बता रहे हैं कि वो कौन से वर्ड्स जो थे वो परफेक्ट साइलेंस के हिसाब से फर्स्ट हाफ में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं. इनके आंसर, क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं.
अगर आपको समझने के हिसाब से क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो जब आप आंसर्स को इन अ वेरी सिंपल वे, आप हमारे छोटे छोटे आंसर्स ही होंगे इनके, आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ चुका होगा। आप पोएम को माइंड में रखेंगे, फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देन फिर आंसर्स को पढ़ेंगे, आपको बहुत सिंपल वे में समझ आ चुका होगा कि ओके ठीक है फाइन, दैट इज़ आवर पोएम, दिस इज़ आवर क्वेश्चन एंड दिस इज़ आवर आंसर। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है और हमने ये पोएम में समझा था। बहुत आसान, बहुत ईजी वे में आपको फिर क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, एग्जाम्स में भी आपको कोई मसला नहीं होगा। चलिए फिर उसके बाद फिर ये है दिस क्वेश्चन इज़ मोर डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट, इसको पहले डिस्कस करें, लेकिन हमने तो वो पहले कर लिया, चलो खैर है। अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, लेकिन आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। आप जाहिर है मेरी एक महदूद सोच है, अगर आपको उस सोच से इख्तलाफ है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस पोएम का ये भी मतलब निकलता है, आप बिल्कुल बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। And I will appreciate it if you have a different thought about this poem. Then send it to me. आप मुझे सेंड कर सकते हैं on my WhatsApp number. Okay students? So this is your homework. इनके आंसर्स मैं आपको WhatsApp नंबर पे सेंड कर दूँगी। आपको सिर्फ वहाँ से देख के अपने पे कॉपी में लिखना है, ओके? और ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, ये है आपका होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है कि आपके मुताबिक इस पोएम में से क्या मतलब निकलता है, क्या मैसेज निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर जी यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 3 पे राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम का जो राइम स्कीम, द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम। पोएम में राइम स्कीम नहीं है, मीन्स वो एक मेलोडी की तरह नहीं है, वो एक सॉन्ग, एक मज़ेदार सॉन्ग की तरह नहीं है। द पोइट यूजेस रिदम, लाइन लेंथ एंड अदर डिवाइसेस। पोइट ने क्या किया है, रिदम यूज़ की है, लाइन लेंथ यूज़ की है और दूसरे जो भी फॉर्म्स हैं पोइट्री लिखने के, वो तमाम चीज़ें लिखी है, लेकिन राइम स्कीम की तरह नहीं लिखा। ओके, अब फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको दिए गए हैं कि आप पोएम पढ़ें, उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें करें। वो क्या है, काउंट द सिलेबल्स इन ईच लाइन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द पैटर्न इन द फर्स्ट 4 लाइन्स, व्हाट डू यू थिंक इज सजेस्टेड बाय दिस। Second, what do you notice about the length of the last 4 lines? What does this suggest about the poet's feelings? Note that poem consists of one sentence. What has the poet done to signal a change in his thought and feelings? What are the different thoughts and feelings he has in 2 halves of the poem? ऐसा करते हैं कि हम इन चीज़ों को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डी पे आ जाते हैं। ये चीज़ें आप मतलब समझने के हिसाब से सही हैं, लेकिन फिर ये चीज़ें आपको अपने फेयर कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ये चीज़ें ना लिखें। हम फिर ये पढ़ते हैं कि द पोइट यूजेस हॉर्टिकल डिवाइस कॉल्ड एनाफोरा। पोइट ने एनाफोरा यूज़ किया। हम ये पढ़ते हैं कि एनाफोरा क्या है, ठीक है। एनाफोरा इज़ द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉसेस। एनाफोरा जो है वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है। किस हिसाब से, इट इज़ ऑफन यूज इन पोइट्री, ये ज़्यादातर पोइट्री एंड स्पीचेस में यूज़ होता है, आइडिया क्रिएट हो सके या फिर इम्पैक्ट, बहुत अच्छा असर पड़ता है इससे पोइट्रीज़ में और फिर स्पीचेस में, और इस हिसाब से। ओके, उसके बाद फिर वैन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको एनाफोरा का, क्या एग्जांपल दिया गया है कि वैन इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। अब क्या हुआ, वैन जो है शुरुआत के 4 लाइन्स में बार बार रिपीट हुआ है। एज यू कैन सी, व्हेन आई हियर, व्हेन द प्रूव्स, व्हेन आई वाज शोन, व्हेन आई सिटिंग, यहाँ पे व्हेन जो है वो बार बार यूज हुआ है, व्हेन 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 व्हेन। ओके, सो द रिपीटेशन शोज अस दैट द लेक्चर इज ड्रैगिंग ऑन एंड नॉट कैपिटिवेटिंग द पोइट। अब ये शो कर रहा है कि जो लेक्चर है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। हाउ डज विटमैन यूज़ रिपीटेशन एंड साउंड्स इन द सेकेंड हाफ। दूसरे हाफ में उसने किस तरीके से रिपीटेशन एंड साउंड यूज़ किए हैं। कन्वे दैट द पोइट इज़ कैपिटिवेटिव बाय द स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब वो आपको बताना है कि किस तरीके से सेकेंड हाफ में उसने वो चीज़ें यूज़ की हैं, किस हिसाब से उसने एनाफोरा सेकेंड हाफ में भी यूज़ किया है। दैट इज़ योर होमवर्क। ओके, तो ये आपका होमवर्क है
और ये तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, एंड देन फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना समझें इन चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डोंट वरी बेटा, आई विल हेल्प यू, ओके। कुछ भी हो जाए, गलत भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर फिर समझा दूँगी, सेंड कर दूँगी, और इसी तरीके से हमें और ज़्यादा चीज़ें फिर समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ चुका होगा एक्सरसाइज के हिसाब से, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।